कर लेंगे, अनुसंधान बेसिकली है क्या, और एग्जाम में अनुसंधान क्या है, इसके आधार पे क्वेश्चंस या तो मैथ का कॉलम पे में पूछते हैं, या फिर वो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर देते हैं नॉर्मली। तो व्हाट इज रिसर्च? हम देखे थे कि रिसर्च क्या होती है, कि रिसर्च हम डिस्कवर करते हैं, नए आंसर्स को ढूंढते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक मेथड से करते हैं। और रिसर्च इज ए सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च क्या है? हमें नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सिस्टमाइज, एक प्रोसेस है, एक तरीके हैं। नए ज्ञान का मतलब, जैसे अगर हमारे पास पुरानी कोई नॉलेज है तो उसको उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हम बात किए थे कि भ्रामरी प्राणायाम से नींद की समस्या कम होती है, लेकिन क्या माइग्रेन पे भी काम करता है, या दूसरे जो न्यूरो का जो बीमारियां होती है, क्या उस पर काम करता है? तो अगर हमें इसमें अगर काम उसमें भी काम करता हो तो हमारा क्या हुआ, ये नया ज्ञान हुआ, न्यू नॉलेज हुआ, जो पहले के नॉलेज में हमने इसमें ऐड ऑन किया। तो ये आपका, इसका आप राइट कर सकते हो, जो आपको चाहिए, जिस तरह के नोट्स चाहिए ठीक उसी तरह के है, और ये आपके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो माइंड पे बैठता नहीं है। अभी हम आगे जब निकल जाएंगे तो काफी कुछ पीछे बहुत सारा कंटेंट हो जाएगी, आप लिखोगे उसको तब आपके एकदम पूरा तैयार हो जाओगे। अगला डेफिनेशन डेफिनेशन क्या हो सकता है? रिसर्च इज ए केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी पाने के लिए, और रिलेशनशिप एंड टू एक्सपैंड टू वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया कि देखो भाई, अगर H2 अगर आप ऐड करते हो, जो वाटर का अगर देखेंगे हम, पानी का, तो 2H2 प्लस O2, ये जो बनती है वो 2H2 बनती है। अब इसको आप कहीं भी चेक करो, ये बनेगा। और अगर H2 का अगर आप डिकम्पोज करते हो तो वो दो गैस में कन्वर्ट होगा, आपका मिलेगा दो गैस, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं मेथड। तो ये ऐसे है, बारिश के पानी में करो, या बाकी जो आपको वाटर का जो रिसोर्स है उससे करो, बिस्लरी के पानी से करो, या झरने के पानी से करो, किसी भी पानी से करो, कहीं भी करो, किसी भी टाइम करोगे ये मिलेगा। यानी क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि पानी कैसे बनता है, H2 और O2 मिला के बनती है, मतलब H और O मिला के मिल के बनती है। अब इसमें हम और शोध कर सकते हैं इसमें, कि पानी अगर H2 और O2, 2H2 प्लस O2 अगर पानी बनती है तो क्या ड्यूटेरियम से भी बन सकता है? क्योंकि ये प्रोटियम है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो उसके लिए हम खोज कर सकते हैं, ये बनता है कि नहीं बनता है। हम देखते हैं कि उसको कहते हैं हैवी वाटर कहते हैं, वो पीने का काम नहीं आता, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है। तो हमने पाया एक्सिस्टिंग नॉलेज में कि अगर दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन का आइसोटोप लगा हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलती है, तो ये हमें मिला न्यू नॉलेज, जो हमारे पहले नॉलेज था उसमें हमने ऐड ऑन किया हमने। ठीक वैसे ही जैसे हमने बात कर रहे थे कि न्यूटन ने ढूंढे कि सब ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन हम वहां पे न्यूटन ने उतना काम कर दिया, लेकिन क्या एंटी ग्रेविटी भी पॉसिबल है, जो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करता हो? क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो हम मंगल पे जाके हम कैसे मतलब अपना पूरा जो हम सोच रहे हैं कि मंगल में जाकर के या किसी और प्लेनेट पे जाके हम बसेंगे, तो कैसे जाएंगे? जाने के लिए हमें ये तो चाहिए ना। और पहले के जो हम अपने ग्रंथों में देखते हैं कि पहले ऐसा था, तो हम क्या कर रहे हैं, नए नए जो पुराने जो नॉलेज है उसको हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं। कैसे करेंगे? वो अनुसंधान से ही करेंगे, रिसर्च से ही करेंगे। अब हिंदी में अगर बात करेंगे, हमने ये देखा था कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको हमने बताया था कि अनुसंधान हम ऑलमोस्ट करते ही हैं,
अपने रियल लाइफ में अगर देखोगे तो हम लोग अनुसंधान करते ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी को केक बनानी है, तो केक कैसे बनाए? तो वो क्या करेगा, वो कुछ कहीं ना कहीं ढूंढेगा कैसे केक बनाते हैं। वो या तो वो यूट्यूब में के वीडियो देखेगा, या पुराने मैगजीन ढूंढेगा, या कोई जानने वाले दोस्त से पूछेगा। तो उसने खोज लिया कि हाँ, केक बनाने के लिए ये सब सामान चाहिए और अंडे चाहिए। उसने अंडे से केक बना भी लिया। अब उसने अंडे अंडे से तो केक बना लिया और वो सेल भी कर रहा है, उसका अपना दुकान भी खोल लिया। अब उसके माइंड पे आएगा कि काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अंडे नहीं खाते, लेकिन उनको उनको केक पसंद है। तो क्या केक बिना अंडे का भी बन सकता है? ये आपने क्या किया, जो पहले का जो आपके पास नॉलेज था कि अंडे से हम केक कैसे बनाएंगे, उसी का आपने विस्तार किया। क्या बिना अंडे का भी केक बन सकता है? अगर बिना अंडे का केक बन गया, तो आप केक आप यूज कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, आप सेल कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ओवन नहीं होता, तो क्या हम बिना ओवन का भी केक बना सकते हैं? तो ये हम नए नए चीजों को हम जोड़ते जाते हैं। ये हम रियल लाइफ में रोज करते हैं, कुछ न किसी तरह से। इसी चीज को हम और ज्यादा जब हम वैज्ञानिक तरह से एक सिस्टमेटिक मेथड से हम जोड़ते हैं, तो इसी को हम रिसर्च में जोड़ते जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नई जानकारी या उसके संबंधों की खोज। संबंध मतलब जैसे बताया था आपको कि भ्रामरी प्राणायाम करने से अगर हमारे तनाव में कमी आती है, तो एक जानकारी है। और उसके साथ संबंध क्या 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 तो क्या हमेशा होगा कि जब भी हम भ्रामरी करेंगे तो क्या तनाव कम हो जाएगा, या हमारे आंखों के जो समस्या है वो उसमें काम करेगा, या न्यूरॉन जो हमारे जो दिमाग की समस्या होती है, जो न्यूरोलॉजी जो होती है, क्या उसमें काम करेगा वो? ये नई जानकारी है, विस्तार करते हैं इसमें और फिर इसका हम परीक्षण करते हैं। रिसर्च इज ए, ये तो आपको मैंने बता दिया सर। नए ब्रांच निकालते हैं। ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी को रिप्रेजेंट करता है। ये फैक्ट्स और फिगर को भी बताता है। फैक्ट्स और फिगर के मतलब क्या है, आप देखोगे कि हम बोलते हैं कि अगर किसी का यूरिक एसिड है तो यहां से लेके यहां तक नॉर्मल है, जैसे बोलते हैं लेस देन 5 होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक फिगर है। इससे ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है, इससे कम होगा तो भी दिक्कत करेगा। अगर बोलते हैं मान लो कि थायराइड है, तो थायराइड का कहाँ से कहाँ तक नॉर्मल रेंज है। अगर आपने कभी अपना जांच कराया होगा, मेडिकल जो आपका जो ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसमें आपका एक फिगर रहता है कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, उससे कम या उससे ज्यादा में आपका नॉर्मल नहीं है। जैसे ब्लड शुगर भी होता है, सब चीज के लिए होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी होता है। ये सारा चीज क्या करता है, वो फैक्ट्स देता है और एक फिगर देता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें कोई भी चीज के लिए, अगर मेडिकल साइंस के लिए बात करेंगे तो किस जगह से लेकर किस जगह पे वो आपका होल्ड करता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स का बात करोगे, तो हम बताते हैं कि जो हमें डेटा हमें मिला, उस डेटा का जब हमने एनालिसिस किया, तो हमें बताया जाता है कि इसका एरर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है। हम अक्सर देखते हैं जब टीवी वगैरह में जो आपका इलेक्शन के पहले जब बातें होती है, वो बोलते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 5% प्लस माइनस हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, एक रेंज बताता है। वो भी एक आपका साइंटिफिक रिसर्च होती है। नई नॉलेज हमें कंटिन्यू चाहिए होता है और इसको कभी एंड नहीं होता। ये रिसर्च इज ए नेवर एंडिंग, कभी एंड नहीं होता। एंड एवर एनलार्जिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस, वो एनलार्ज करता ही रहता है, करता ही रहता है। और रिसर्च क्या होती है, एक समस्या में खत्म होके दूसरी समस्या को जन्म देता है। इसके बारे में हम कल बात करते करते हैं। इसके साथ में ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान क्या होती है, ज्ञान की किसी भी शाखा में तथ्य को हम खोज करते हैं, किसी भी ब्रांच में। वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, योग हो सकता है, या किसी और तरह से हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, या किसी और तरह से। इसके पूछताछ के लिए जो दृष्टिकोण होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम डेटा को निकालते हैं। डेटा के हमने कल बात की थी कि डेटा कैसे निकालते हैं, और उस डेटा को निकालने के बाद
उसको साइंटिफिक तरीके से हम इसको एनालिसिस एनालिसिस भी करते हैं कि डेटा जो हमने निकाला है उस पे हमने क्या हम परिणाम पाते हैं, क्या रिजल्ट पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनगणना होती है कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, तो ये डेटा हो गया। उसके बाद उसका हम एनालिसिस करते हैं, कितना परसेंट लोग लिटरेट है, कितना लिटरेट है, कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितने लोगों की जॉब लगी है, कितना अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमें डेटा हमें मिलती है। फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती है कि यहाँ पे इस जगह पे अगर इतने अगर एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है तो हम कैसे जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे चाइना ने किया था कि उन्होंने बम्बू से ऐसा कुछ डिजाइन किया था जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला था। ऐसे हमारे देश में भी बहुत से अलग अलग कर किया जा रहा है कि जिस जगह पे रोजगार उत्पन्न करने की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट सर्विस तो इतनी होती नहीं है। हमारे पास करीब अगर 150 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट सर्विस कितनी है, बहुत ही कम होते हैं। तो उसके लिए नए नए चीजों को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हम डेटा को लेकर इसका उसको भी हम शोध करते हैं, वहां भी हम रिसर्च करते हैं। अनुसंधान में क्या होती है कि अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति के साथ साथ ये एक मन की अवस्था भी होती है कि अगर किसी को मन ही नहीं है एक पर्टिकुलर, इसलिए जब हम रिसर्च के लिए हम प्रपोजल डिजाइन करते हैं तो दोनों को होता है, जो रिसर्चर होता है, जो शोध करने वाला होता है, उनको भी उसमें रुचि होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे अगर यम नियम में शोध करने की बहुत मन है तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरा मन ही नहीं है और मुझे किसी ने बोल दिया कि यम नियम पे शोध करो और मेरा मन है कि नहीं, मुझे मुझे किसी और चीज पे करनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा मन है कि मैं जो किसी एनाटॉमी हो गया या हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया या किसी और चीज में मुझे करना है, लेकिन मुझे अगर कोई जबरदस्ती दे देते हैं कि नहीं आपको मन यम नियम पे ही करनी है, तो हमारा मन नहीं लगेगा, उस समय रिसर्च क्या होगा, बहुत अच्छी नहीं होगी। तो मन की एक अवस्था होती है जिसमें मन की पूरी तरह से क्या होती है, भागीदारी होती है और उसकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है। और ज्ञान यानी नॉलेज पाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। ये सारे जितने यहाँ पे अभी अभी इतने आसान लग रही है ना, यही चीजों को उठा करके जब एक क्वेश्चन में डालेंगे और जब मैच करने के लिए देंगे मैच द कॉलम, तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन होने लगती है कि किसके साथ क्या मैच करेगा। इसलिए आप अच्छे से हर चीज को एकदम माइंड पे एकदम पूरा फिट कर लो, ताकि जब हम इसी हफ्ते हम पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इट इज a search of knowledge using objective and systematic method to find the solution of a problem set। अब अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? किसी समस्या का समाधान खोज निकालने के लिए वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ मतलब हमने कल बात किया था कि बायस्ड नहीं होगा, बिना बायस के और सही तरीके से जब हम इसको उस ज्ञान को खोजते हैं तो उसको हम आपका रिसर्च करते हैं यानी अनुसंधान कहते हैं। इसमें जब स्टडीज करते हैं तो अवलोकन होता है, कंपैरिजन होता है और एक्सपेरिमेंट के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम सही चीज को जानने का कोशिश करते हैं। शोध प्रश्नों के जो उत्तर खोजने के लिए एक सही तरीका होता है रिसर्च, और ये एक संगठित होती है क्योंकि शोध करने के बाद ये एक कंटिन्यूअसली और नियोजित प्रक्रिया होती है जिसका एक दायरा होता है, उसी में हम इसको शोध को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छे रिसर्च की क्या विशेषताएं होती है? हम तो शोध तो बहुत बहुत करते हैं, बहुत जगह शोध होती भी है, लेकिन अच्छे शोध की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अनुसंधान प्रकृति में एक व्यवस्थित होना चाहिए, जो उसका नियम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। खाली मैं मुझे लगता है ऐसा है तो उसको हम किसी को थोप नहीं सकते, वो तार्किक होना चाहिए। और उसको तर्क के तो जब हमारे तर्क जो हम उस तर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए जो पहले विधियां बताई गई है उस पर खरा उतरना चाहिए। जैसे अगर हम बताते हैं कि
हमारे पास जो प्रमाण किसी चीज को प्रूफ करने के लिए अगर हम योग की दृष्टि से देखेंगे तो उसका क्या होती है, हम जानते हैं कि अनुमान प्रमाण होती है, फिर आपका एक होती है अनुमान प्रमाण होती है, फिर आपका जो हम बोलते हैं कि जो आगम प्रमाण होती है, जैसे वेद में लिखा है पूरा या हमारे हमारे जो ग्रंथों में लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम जो हम तथ्य को बोलते हैं, इस तरह से अनुमान आगम इत्यादि जो प्रमाण के बताए गए हैं उसमें वो खरे उतरना चाहिए। और ये अनुभवजन्य होना चाहिए और इसको जो हम मतलब इसको अवलोकन करने कर सकते हैं और उसका प्रिंसिपल के आधार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा एक हमने कुछ डिजाइन किया और इसका प्रिंसिपल क्या है, हमने बोला कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ पे बेस्ड है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको यूज करके हमने कोई ऐसा कुछ एप्लीकेशन किया। जैसे मान लीजिए जब आपका जेट जाता है तो जितनी तेजी से आप देखोगे पीछे की तरफ आपका एयर को निकालते हुए जाता है, तो ये किस लॉ पे है बेस्ड है, वो तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। तो हम बताते हैं इसको कि जब भी हम कोई शोध करेंगे उसके पीछे उसके साथ एक सिद्धांत होना चाहिए और एक थियोरी होना चाहिए कि किसके आधार पे हम कर रहे हैं। आप जब भी साइंस मैथ्स पढ़ते हो, साइंस इत्यादि पढ़ते हो, उसमें लिखा होता है कि इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल रहे हैं, तो ये चीज होना चाहिए। मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रेरणा क्या होती है, शोध करने के लिए इनमें से हमें हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके जो परिणामी होंगे वो अनसुलझी जो समस्याएं होती है जो अभी तक जिसकी खोज नहीं की जा सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोविड की वैक्सीन अभी तक पूरी तरह से हुआ कि नहीं हुआ इसका में हमें पता करना है, या कोविड के लिए कोई दवाई निकालने के लिए इच्छा मतलब उसको उस चैलेंज को किसी को सामना करने की अगर क्षमता है कि हाँ हम ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, इसको हम सॉल्व करेंगे, वो चुनौती का चैलेंज का सामना करने की जो अंदर इच्छा होती है वो इच्छा होना होना जरूरी होता है। उसे कारण को समझने की इच्छा या होना जरूरी होता है कि कोई चीज अगर घट रही है तो उसका रीजन क्या है। जैसे ज्वार भाटा आ रही है, सुनामी आ रही है, उसको जानने की इच्छा, क्योंकि ऐसे इच्छा बहुत कम लोगों में होता है कि भाई हो रहा है तो हो रहा है। कितने लोगों ने देखा होगा कि एप्पल नीचे से ऊपर से नीचे गिरती है, सिर्फ न्यूटन ने सोचा कि क्यों, न्यूटन ने ही खाली सोचा था ना कि ये नीचे क्यों गिरा, क्या नीचे गिरते हुए एप्पल को गिरते हुए बाकी लोग नहीं देखे थे। तो ये इच्छा, उनके कारण को जानने की समझने की इच्छा, ये इच्छा क्या किया उनको इंस्पायर किया कि ग्रेविटेशन लॉ को वो उन्होंने डिस्कवर कर दिया। इसके बाद रचनात्मक कार्य जो होती है, जो क्रिएटिव वर्क होती है उसको करके जो रिसर्चर होंगे, जो शोधकर्ता होंगे, उनको आनंद आने की मतलब उनको अच्छा लगना चाहिए और उनके पास समाज सेवा की करने की इच्छा होना चाहिए। ये सारे गुण होना चाहिए जो एक रिसर्चर होते हैं, जो एक शोधकर्ता होता है। रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, इसमें हम क्या बोलेंगे, रिसर्च assumes significant role in the formulation of almost all government policies of an economic system। इसके बाद उनके पास, रिसर्चर के पास ये जरूरी जरूरी होता है कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। क्योंकि अगर उसके पास ये नहीं होगा तो वो शोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है। रिसर्चर हैज significance in solving various operational and planning problems associated with the business and industry। जो इंडस्ट्री है और जो बिजनेस है उनके साथ जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। हम जितने भी शोध करते हैं ये जुड़ी होती ही है। अब जैसे मान लो कि किसी कंज्यूमर को क्या चाहिए, आप जानते हो कि जैसे आप बोल रहे हो कि हमने अभी हम एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, क्या और टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है अभी, लेकिन वो मार्केट में आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? कि सबसे पहले अगर वो मार्केट में आ जाएगा
तो लोग क्यों खरीदेंगे, आप नया फोन क्यों खरीदेंगे, क्योंकि बात तो आप इसी फोन से ही कर पा रहे हो। तो वो मार्केट को पहले सैचुरेट करते हो, समझते हैं कि मार्केट का क्या डिमांड है, कब तक चलेगा, कब कब तक लोग नए चीज लेंगे। अभी भी सोनी के पास या दूसरी जो कंपनी के पास एडवांस रिसर्च कम से कम 50 इयर्स बाद क्या आना है सब उनको पता है, लेकिन वो धीमे धीमे लाते हैं। पहले क्या था, आपके पास 32 GB का मेमोरी होता था, थोड़े फीचर कम होते थे। अब जो आ गया 4G आ गया, फास्ट हो गया, तो आपका पुराना फोन नहीं चलेगा। ये क्या हुआ, ये एक रिसर्च का हिस्सा होता है कि मार्केट को भी उनको लेना होता है, क्योंकि इकोनॉमी और आपका जो बिजनेस, ये सारा चीज इस पर डिपेंड होता है। जितने भी हम शोध करते हैं उस पे सारे कनेक्टिव आपका एक दूसरे का कनेक्शन होती ही होती है। इसलिए ये सोशल और रिलेशनशिप हम इसको देखते हैं। उसी तरह से अब देखो आप कितना आ गया, अब आपके पास 124 GB का शायद आपका इंटरनल मेमोरी का आ गया है, आपका मोबाइल फोन जो आ गई है। तभी ना आप चेंज करोगे कि पुराने फोन में आपका मेमोरी कम होती है, बहुत जल्दी आपका उसमें क्या होती है, आपका मेमोरी भर जाती है, तो हमें नया नया लेना चाहिए। या अच्छा कैमरा आ गया, या फास्ट चार्जिंग आ गया। ये सारे क्या है आपका, इसका कनेक्शन है कि सोशल के साथ और इकोनॉमिक और सोशल और बिजनेस के साथ, सबके साथ ये कनेक्शन होते, तब जाके कोई शोध को वह आगे बढ़ाते हैं, नए थ्योरीज को निकालते हैं। या फिर वो समाज का बहुत बड़ा कोई कल्याण हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात किया था कि अगर जो एटमोस्फेयर के जो वाटर है, जो आपका वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि जो आपका जो भाप है, जो वेपर है, उस भाप को अगर हम कंडेंस कर लेंगे, तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका कंडेंस होकर हमें कलेक्ट हम कर लेंगे। तो जो पानी की समस्या है, इससे हमें बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। तो क्या ये इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है? अगर ऐसा कुछ बन जाएगा, डिवाइस बन जाएगा, कितने साल सेल होगा। तो इसलिए जो हम शोध करते हैं, इसमें भी हम इसको ख्याल रखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां, ऐसे जैसे अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें हमें ड्रोन पॉलिसी, तो ड्रोन के लिए बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में मतलब कहा जा रहा है कि 2030 तक इंडिया ड्रोन के लिए एक हब बनेगा। तो ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज है कि ड्रोन को प्रमोट कर रही है। तो ड्रोन के ऊपर शोध करने के लिए बड़े बड़े कंपनियां अभी आ सकती है। अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं होती तो कैसे आता। तो ये हमारे शोध जो होती है, वो सरकारी नीतियों के अकॉर्डिंग भी होती है, उनके पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होती है। कितना पैसा हम लगा सकते हैं उसके ऊपर भी होती है। हमारे खुद के पास पैसा अगर नहीं है लेकिन अगर हमारा शोध अगर ऐसा पावरफुल है जिससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकता है, या ऐसा कुछ बन सकता है, जैसे मैं बताया अभी कि किसी के पास अगर ये आइडिया है और वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है कि हम हवा से वाटर ड्रॉपलेट को इकट्ठा करके हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बड़े बड़े कंपनियां उसको स्पॉन्सर करती है कि अगर ये बन जाएगा तो फिर उनके वो जो प्रोडक्ट बनेंगे उससे उनको काफी सेल होगा। इसलिए भी हम देखते हैं कि रिसर्च के लिए ये सारी चीज होती है कि सामाजिक संबंध, फिर आपका व्यापार, उद्योग, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीजों का एक समन्वय होना चाहिए होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च ये तो हमने बात कर चुके सारे। अब अनुसंधान का महत्व क्या होती है, हमारे ज्ञान को उसको विस्तार करता है, नए जानकारी देता है। इससे आप पुरानी बातों को विरोध भी कर सकते हो कि नहीं ऐसा है आपका लिमिटेशन। अगर न्यूटन ने लॉ बना दिया है, 3 लॉ बनाए उन्होंने, तो जरूरी नहीं है कि कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये लॉ हर जगह काम नहीं करता, जैसे ऐसे कई बार हुआ भी है दूसरे दूसरे कई साइंटिस्ट के साथ, कि पहले ये मानते थे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में बना नहीं सकते। ये बहुत बड़ी मान्यता थी। जे जे वर्जिलियस साइंटिस्ट का नाम थे, उन्होंने ऐसा बोले थे। वो भी न्यूटन के जैसे ही इतना बहुत फेमस थे अपने अपने समय में। उनका कहना था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं कर सकते, बना सकते। लेकिन उनका ही स्टूडेंट था, वोलर नाम था उनका, उन्होंने यूरिया को लैब में बना दिया और बनाकर दिखा दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने विरोध किया इसका। उसके बाद
उसके बाद ही आपके इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे बाहर आ गई। उससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनती नहीं थी। तो ये क्या किया इन्होंने, ये उन्होंने अपने रिसर्च को, अपने बातों को अपने शोध से विरोध किया जो पहले का सिद्धांत था उसका, और इससे आपका विश्लेषण ये बनता है, ये आपको नए विचार से परिचित कराता है। कैसे इसका शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन बनता है कि रिसर्च में सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक समस्या को हम चयन करते हैं, मतलब स्टार्ट थिंकिंग विथ ए प्रॉब्लम सेट। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं जिसका हमें आंसर ढूंढनी होती है। उस रिसर्च में हम किसका आंसर ढूंढ रहे हैं। जैसे अगर हम बताते हैं कि इतने इतनी ज्यादा बीमारी या दूसरे चीज का जो कारण, मुख्य कारण तनाव है, तो हमने क्या किया कि स्ट्रेस कैसे कम की जा सकती है उसको हमने ढूंढा, मतलब सोचा ये कि समस्या है। उसके बाद हमें किस कैसे इस समस्या का शोध करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन, हमें किसका आंसर चाहिए कि तनाव उत्पन्न क्यों होता है, क्या तनाव हर एज के लोगों में सेम तरह से होता है, या तनाव का वर्क के साथ कोई संबंध होता है कि कौन से इंसान किस तरह का काम करता है उसके ऊपर तनाव होती है। एक पुलिस वाले का, जो पुलिस वाले इतने सारे जो पर्सन होते हैं, पुलिस पर्सन, वो इतने सारे चीजों को हैंडल करते हैं, या जो हमारे जो आर्मी के जो पर्सन है वो इतने सारे चीजों का चैलेंजेस का सामना करते हैं, उनके तनाव का जो रीजन है एक अलग लेवल का हो सकता है। और जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उसको एग्जाम के लिए, कि एग्जाम साल में 2 बार करना चाहिए, 1 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए, या किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, उसके जो तनाव का है कारण दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो उसका हमें जानना जानना होता है कि उसका कारण क्या है। या जो घर पे जो लोग रहते हैं या जो वर्क प्लेस में रहते हैं, उनके पास तनाव का कारण क्या होता है कि कई तरह के होते हैं कि बॉस ने टारगेट दिया कि इतना टारगेट पूरे करनी है। अब टारगेट अगर पूरा नहीं करेंगे तो उनको वो फायर किए जा सकते हैं, मतलब उनको जॉब जा सकती है। उनके अलग तरह से तनाव होगा। अगर नंबर एग्जाम में कम आ गए तो फिर घर से डांट पड़ेगी, बच्चों का एक अलग तनाव होती है। या अभी जो दिखा जा रहा है, अभी जो सामने आया था कि इतने सारे बुक्स होते हैं बच्चे के लिए, इतने छोटे से बच्चे, उनको इतने ज्यादा बैग को ढोना पड़ता है। तो ये एक शोध में आया है कि बस्ते का बोझ कम करो, यानी कि उनके पास इतनी ज्यादा जो हम प्रेशर देते हैं उसको कम करो। इसी को देखते हुए नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें यह बताया गया कि बच्चे चाहते क्या है, बच्चे खेलना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने 1 साल 2 साल क्या किया, खाली खेलने के लिए रखा कि वहां जाओ बस वही करो जो बच्चे को मतलब जो करना चाहते हैं, ताकि उसके अंदर कोई तनाव ना आए, ताकि वो पढ़ाई से उसका लगाव हो जाए। तो ये आंसर कहाँ से आई, जब हमने इसमें इस समस्या के बारे में सोचा। तो सेकंड क्या होता है, पॉपुलेट क्वेश्चन वी नीड आंसर। तो आप उस क्वेश्चन को राइज करो जिसका आंसर पाने से, जिसका आंसर आप पाना चाहते हो, ताकि आपको समस्या का समाधान में मतलब हेल्प मिले। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि उस शोध को कैसे करेंगे उसको हम परिकल्पना करते हैं, रिसर्च रिसर्च के हम हाइपोथेसिस करते हैं। हम मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मैसेज में डाल सकते हैं, हम उसको उसको पूरा क्लैरिफाई कर देंगे या पूछ सकते हैं। तो पहला क्या है, पहले हम क्या करते हैं, एक समस्या के बारे में सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसके साथ कौन कौन से क्वेश्चन का में आंसर चाहिए, और उसके बाद हम उसके लिए एक परिकल्पना करते हैं कैसे हम उसको शोध को आगे बढ़ाएंगे। इसको कहते हैं हम रिसर्च हाइपोथेसिस करते हैं। फोर्थ में क्या होती है, फिर हम एक जो गोल के तरफ हम शुरू करते हैं जो हमारा टारगेट है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव को। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन डिस्क्राइब्स a few words the result of the research
प्रोजेक्ट आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब हमने उसके रिजल्ट का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उसके बाद मतलब कुछ सामान्य हम बात में ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट डज द रिसर्चर वांट और होप टू अचीव एट द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च होने के बाद जो शोधकर्ता है वो क्या पाना चाहता था, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने सोचा कि तनाव क्यों होती है या नींद नहीं आती है, तो हम ये चाहते हैं कि बिना दवाई का इस्तेमाल किए हुए लोगों को अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिल जाए। तो अगर मैंने भस्त्रिका प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम में हमने शोध किया और करने के बाद मैंने देखा कि जितने लोगों को मैंने भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस कराया 1 मंथ तक, पहले उन सबको नींद ना आने की बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये आती भी थी तो बहुत हल्की आती थी, लेकिन 1 मंथ के बाद सबको अच्छा नींद आने लगा। तो ये हम चाहते थे कि नींद ना आने की समस्या का समाधान हो जाए बिना दवाई के। तो व्हाट डज द रिसर्चर वांट, मैं अगर शोध करता हूं तो मेरा शोध का टारगेट ये है कि क्या बिना मेडिसिन के केवल योग के द्वारा हम अनिद्रा के समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि अनिद्रा आएगा, हम बोलते हैं ना कि बहुत मैक्सिमम जो बीमारी होती है उसका कारण तनाव है, और तनाव का एक बहुत बड़ी कारण अनिद्रा है, नींद अच्छे से पूरी ना होना। अगर अच्छे से एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नींद नहीं होती है तो अगले दिन बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, जैसे तनाव अपने आप खुद ही हावी हो गया। और हम जानते हैं, मेडिकल साइंस से भी जानते हैं कि बहुत 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 सारे बीमारियों का कारण नींद अच्छे से ना आना होता है। और नींद नहीं आएगा तो तनाव भी बढ़ेगा, और उससे भी बहुत सारे हमारे पास बीमारी या समस्या आती है। यहाँ तक कि अगर आप अगले दिन पढ़ाई में आपको, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जॉब में गए हो तो वहां पे काम में मन ठीक से आप लगा नहीं पाओगे। जो भी काम करोगे, अगर हाउस वाइफ भी हो, घर पे हो, तो उसमें भी आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो काम डिस्टर्ब करता है। 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन हमेशा अगर होगा तो जिसके लिए काम करोगे या जिस सिस्टम पे आप जुड़े हुए हो वो सिस्टम आपसे आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे बहुत बड़ी कारण क्या है जो आपस में इंटरलिंक्ड है, वो अनिद्रा, नींद न आना। तनाव से भी बहुत बड़ी कारण मतलब वजह है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हाँ, अगर हम मेडिसिन देके अगर नींद लाए, तो मेडिसिन दवाई लेकर जो नींद होती है वो उतना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। अगर आप जो नींद होना बड़ी बात नहीं है, नींद से जागने के बाद आप कैसा फील करते हैं बहुत बड़ी बात है, कि आप पूरा फ्रेश फील करते हो कि नहीं करते हो। तो मेडिसिन लेकर जो लोग सोते हैं, एक तो उनका हैबिट बन जाती है, फिर उसका साइड इफेक्ट होती है, और वो चीज नहीं दे पाता है जो आपको नेचुरल नींद से आती है। तो हमारा टारगेट क्या था कि हम ऐसा कुछ लोगों के सामने रखे कि बिना मेडिसिन के, बिना किसी और चीज के उनको नींद आ जाए। तो हमने क्या किया, हमारा टारगेट पूरा हुआ कि अगर भ्रामरी प्राणायाम ठीक से लोगों को हम कराया हमने, तो सबको नींद आने लगी है, उनके अनिद्रा का समस्या समाधान हो गया है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो यही हमें हर सेक्टर में देखना होता है। और जैसे अगर कोई कोविड का मेडिसिन अगर बना रहे हैं, तो उनको ये टारगेट होता है कि कोविड का मेडिसिन लेने के बाद कोविड ठीक भी हो जाए, और किसी को कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, और किसी का डेथ भी ना हो। तो ये उनका टारगेट है। तो क्या उनको अपना टारगेट पूरा मिल रहा है? अगर हाँ, तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, अगर नहीं तो पार्शियली पूरा हुआ, फिर वो उस पर काम करते रहेंगे। जैसे कैंसर, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन टीबी का हो गया है। एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी से तो ठीक हो जाती है। तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा पा लिया है, लेकिन कैंसर को हमें अभी तक नहीं पाए हैं, इसलिए हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो व्हाट डज द रिसर्चर वांट और होप टू अचीव एट द एंड ऑफ द रिसर्च ऑफ द प्रोजेक्ट, कि अंत में वो क्या चाहता है, ये आपका है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। शोध, एक शोध उद्देश्य की परिभाषा।
मैं आपको वो बहुत छोटे छोटे शब्दों के साथ पूरा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए आगे जाके यही सारे शब्द मिक्सअप हो जाते हैं, और हमें अगर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं रहता है तो ऑप्शन हम गलत चूज कर लेते हैं, जो आंसर हमें जो चूज करना होता है। इसलिए आप भी साथ साथ हर क्लास को अच्छे से उसका नोट्स बनाएं, समझे, जरूरत हो तो बार बार उसको रिकॉर्डिंग देखें। जब ये चैप्टर खत्म होगी, आपको रिसर्च बहुत अच्छे से आ जाएगा, हर क्वेश्चन का आप करने की स्थिति में होंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 ही आपका जो चैलेंजिंग यूनिट पे से होता है। मैं आपको ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास 10 यूनिट है, और लगभग आपका इक्वल अगर भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 5-5 क्वेश्चन तो बनने ही है हर यूनिट से। लेकिन ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। एनटीए में तो आपका ये इतना आपको 10%, 10 से 15% तक तो आपका वेटेज है ही है इसका। जो लोग पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो पीएचडी में जब आपका इंटरव्यू होंगे तो इंटरव्यू में 40% क्वेश्चन आपको रिसर्च से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आप उसमें पीएचडी मतलब रिसर्च करने जा रहे हो। तो जो लोग पीएचडी के लिए सोच रहे हैं, या जो लोग नेट निकाल चुके हैं निकालेंगे, तो उनके लिए वहां पे उससे कोई 40% वेट हो जाती है आपका, ये खाली इस एक चैप्टर की। और अगर किसी ने अगर RET एग्जाम दे के जाना चाहते हैं रिसर्च में, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के जरिए, तो वहां पर भी 40% क्वेश्चन खाली रिसर्च से ही पूछे जाते हैं। इतना वेटेज है इसका। और जब आप जाओगे इंटरव्यू में, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप जा ही रहे हो रिसर्च करने के लिए, और बहुत बारीक बारीक चीज पूछते हैं। जैसे कि हम एक बारीक बारीक चीज को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे करने के लिए, वो भी ऐसे ही पूछेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप शोध या पीएचडी या इस तरह के कुछ आप सोच रहे हो करने के लिए। तो खाली अकेला ये एक चैप्टर वहां पे 40% से 50% के आसपास वेटेज लेकर जाता है। शोध, एक शोध उद्देश्य की आपको उसी जगह ऐसे ही पूछ देंगे, बताइए एक शोध की परिभाषा, एक शोध का उद्देश्य क्या होता है। अगर उनको अपने सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपको आगे के क्वेश्चन कितने पूछेंगे वो नहीं पता है। इसलिए आपको हर टर्म्स को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक शोध उद्देश्य को हम इस तरह कह सकते हैं कि अनुसंधान के बाद जो शोधकर्ता जिसके लिए शुरू किया था, जिस शोध को करने के लिए, क्या उसमें वो पूरी तरह से सफल हो पाया है, क्या वो हासिल कर पाया है, इसी को आपका शोध की उद्देश्य होता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा अगर उद्देश्य है कि मैं बिना मेडिसिन के, हम चाहते हैं कि लोगों में नींद की समस्या, अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाए, तो क्या मैंने पूरा कर पाया? तो ये अगर मैंने पूरा कर पाया तो हमारा शोध का उद्देश्य पूरा हुआ, नहीं तो फिर क्या होगा, आगे वो चलेगा। What are the uses of the research objective? रिसर्च ऑब्जेक्टिव का क्या क्या यूज होती है? तो शो यानी कि अनुसंधान उद्देश्य का उपयोग क्या क्या है? अनुसंधान उद्देश्य का हम कह सकते हैं कि शोध डिजाइन की पहचान करने में, कौन सा शोध मतलब डिजाइन हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम देखेंगे आगे कि शोध बहुत तरह से हो सकता है। एक होती है वर्णनात्मक शोध, जिसमें खाली डिस्क्राइब करते हैं। फिर आती है, एक होती है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल होती है, मतलब जिसमें हम एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं। एक होती है हमें एक्सप्लोर की जाती है पूरा किसी पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। फिर हम एक एक तरीके से ऐसे भी आती है कि दो घटनाओं के बीच में कोई संबंध लेकर के को रिलेशन है कि नहीं है। जैसे प्राणायाम के साथ अगर प्राणायाम करेंगे तो क्या लोगों की नकारात्मक प्रवृत्ति या नकारात्मक भावना कम हो जाती है? तो ये एक को रिलेशन है। और जब प्राणायाम को अच्छे से लोग कोई अगर इम्प्लीमेंटेशन करता है या करती है, तो उनके अंदर नकारात्मक चीजें कम हो जाती है, हिंसात्मक चीजें कम हो जाती है, और
बहुत बहुत स्पिरिचुअल या पॉजिटिव इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो है अलग अलग शोध का उद्देश्य होता है, उस हिसाब से हमारा डिजाइन भी अलग अलग होती है। उसके बारे में डिटेल में चैप्टर्स हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। तो एक शोध डिजाइन की हम पहचान करते हैं कि हमें किस तरह के शोध के हमें करने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल करना चाहिए या डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए या कोरिलेशन करना चाहिए, ऐसे बहुत से हैं। तो हमें जानना होता है, और इसके लिए शोधकर्ता के मार्गदर्शक में हमारे साथ गाइड होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि कौन सी चीजें किस तरह के हमें शोध डिजाइन अडेप्ट करना चाहिए। फिर अध्ययन के चर की पहचान करना, चर मतलब वेरिएबल। हम इसके बारे में अगर चर के बहुत डिटेल एक चैप्टर ही अलग है कि वेरिएबल क्या क्या होना मतलब हो सकता है। जैसे मान लो कि हमें देखना है अनिद्रा के लिए क्या दवाई ही सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है या प्राणायाम अच्छा काम करता है। ये जानने के लिए हम दो ग्रुप बनाते हैं, 30-30 या 40-40 या 50-50 पीपल हम इसमें लोगों को रखते हैं। उसमें लोगों को हम कैसे चुनाव करेंगे उसके तरीके होते हैं। एक आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बहुत से कैटेगरी होती है। गाइड हमें जो हमारे हम जिनके अंडर में पीएचडी करते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें कौन से तरीके से हमें डेटा को लेना होता है। उसके बाद हम दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड करते हैं। उनको पता नहीं होता कि अंदर के सारे प्रोसेस के बारे में। एक ग्रुप को हम खाली मेडिसिन देते हैं और दूसरे को प्राणायाम कराते हैं। जबकि जब हमने दोनों को इकट्ठा दोनों हमने सैंपल को लिए थे तो सैंपल के प्रॉब्लम से सेम थे और बाकी सब चीजें सेम थे। तो उसके बाद हम वहां पे हम चर की पहचान करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अध्ययन के लिए हम चर की पहचान करना होता है। फिर डेटा को हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम इसके विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि हमें जो डेटा मिला, डेटा हमने इस पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें डेटा मिलते हैं कि कितने लोगों को अच्छी नींद आ गई है और कितने लोगों को दवाई देने के बाद भी नींद नहीं आई, और या फिर कितने लोगों को भ्रामरी प्राणायाम कराने के बाद भी नींद नहीं आई। ये सारा लेते हैं हम। फिर उसको हम उसका आवश्यक तरीके से उसको हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे हमको अनुसंधान को आगे ले जाना है। शोध उद्देश्य का उपयोग क्या होता है, इसमें जिस वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं उनके फैक्टर्स को हम शामिल करते हैं। जैसे शोधकर्ता के जो रिसर्चर है वो उसके बारे में मूल्यांकन करना चाहता है, जानना चाहता है। ये जो वेरिएबल या चर होते हैं ये अनुसंधान के बीच के अंतर को देखते हैं और इनके बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं है, सहसंबंध है कि नहीं है। इसके लिए वो उसमें वर्क करते हैं, डेटा को लेते हैं और डेटा को एक सही तरीके से, और ताकि वो बीच में कोई आपका डैमेज ना हो इसको देखते हुए, और इसके एरर को कम से कम की जाती है, बायसनेस नहीं हो ये ख्याल रखी जाती है कि हम कोई भेदभावपूर्ण मतलब कुछ ना हो, और वो एथिकल हो। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं विश्वसनीय के बोल रहा हूँ कि वैध, ये जो आपका लास्ट पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीय डेटा पर स्थापित वैध तर्कों के आधार पर सामान्यीकरण या निष्कर्ष विशेष मुद्दे पर समस्या पर शोध निष्कर्ष को मजबूत करते हैं। क्या होता है इसका मतलब, या कुछ शब्दों को बताया गया इसमें। क्या होता है इसमें, जो जब हमें डेटा मिल गया है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और
एक मोरल वैल्यूज जो होती है, जिसको हम लोग एथिक कहते हैं, वो उस पर बेस्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्चर ये चाहता है कि जो वो चाहता है रिसर्च के परिणाम में वही आ जाए, तो ये बायस्ड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस चीज पाना चाहता है वही आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से सच में बॉडी में ताकत आता है? ये एक मामूली समस्या है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पीते हैं। तो क्या वाकई में कोल्ड ड्रिंक पीने से बॉडी में ताकत आता है? अब कुछ कंपनियों ने बोला, मैं अगर शुभांशु जी कोई शोध करता है कि भाई आप ऐसा कुछ शोध करके दिखाओ जिसमें पहले से ही हमने तय कर दिया कि हाँ, हमें दिखाना यह है कि अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो बॉडी में ताकत आता है। अब कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, चीनी होता है, और भी कई चीजें होती है। तो मीठा अगर मिठास बॉडी में के अंदर जाएगा तो ताकत तो मिलती है। तो उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है कि मुझे ये दिखानी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमें बॉडी में ताकत मिल रही है। ये इन्होंने जो सेट कर दिया, और उसके बाद उसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में ऐसा चीजों को मिला दिया जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा सा ताकत लग रही है। और उन्होंने बता दिया कि हाँ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको ताकत मिलती है। तो ये जो इस तरह का अगर शोध करेंगे तो ये वैध तर्कों पे आधार पे नहीं हुआ, या ये शोध के जो नैतिकता है उस पर ये खरा नहीं उतरा। तो ये शोध की जो विश्वसनीय होती है, वो विश्वसनीयता यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाया। इसीलिए बताया गया कि विश्वसनीय डेटा होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, अरे चलो आज का ये हम लोग बोल देते हैं कि जो देखो पैकेट में लिखा हुआ है तो ये अच्छा होगा जरूर से। तो कुछ लोग बोलते हैं पैकेट में तो ऐसे ही चलो लिख देते हैं, तो उनके पास क्या विश्वसनीय, मतलब वो जो ट्रस्ट नहीं है। तो जो हम शोध करते हैं उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे शोध होते हैं जिसमें मैनिपुलेटेड पहले से ही होती है, बायस्ड होती है वो। कि आप देखे होगे पहले डॉक्टर के द्वारा इंस्पायर, मतलब कुछ नाम दे करके कोई टूथपेस्ट या खाने का तेल को पहले विज्ञापन कराते थे कि ये खाने का तेल इस ब्रांड का आप लीजिए तो आपके हार्ट के लिए क्या अच्छा है। लेकिन हकीकत में क्या है, अगर आप पूरा देखोगे तो वो उसमें ऐसा कुछ मिलना मुश्किल होता है जो सच में हार्ट के लिए अच्छा हो। अब जैसे हम ये देखते हैं इस समय कि कोई बहुत से टूथपेस्ट ऐसा है जो बोलते हैं कि हम इस डॉक्टर से हमने सर्टिफाई किया, डॉक्टर ने ऐसा माना, ऐसा से किया। लेकिन हुआ क्या था, जैसे कई इस तरह ब्रांड ऐसा दावा करता है, तो उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर से पूछा कॉल करके कि आप बताइए कि इसके लिए आप किस किस टूथपेस्ट का आप रिकमेंड करते हो। तो डॉक्टर ने शायद 4-5 ब्रांड का नाम बताए। 4-5 ब्रांड में उनका ब्रांड भी था। अगर मान लो ABCD 5 ब्रांड है, C ब्रांड वाले ने डॉक्टर से फोन किया, डॉक्टर ने 4-5 ब्रांड का नाम दिया। उन्होंने क्या किया कि बाकी ब्रांड को हटा करके अपने ब्रांड का डाल दिया कि डॉक्टर ने कहा कि इतना परसेंट, डॉक्टर ने कहा कि ये आपका काम करता है। तो ये क्या है, डेटा को आपने जो बोला कि हमने ऐसा निष्कर्ष निकाला है शोध करके, वो डेटा को विश्वसनीय नहीं बनाते, क्योंकि वो एथिक्स को वायलेट करता है। उसी तरह से कई सारा ऐसा एनर्जी ड्रिंक या ऐसे बहुत सारे आपका जो मार्केट में जो अवेलेबल चीजें होती है, जो कहते हैं कि आपका हाइट बढ़ जाएगा या आप गोरे हो जाओगे या ऐसा कुछ हो जाओगे, या कहते हैं कि आपका 10 में से लोग 9 लोगों ने ऐसा माना, इस तरह के जो बताते हैं वो उसमें से बहुत सारे शोध बायस्ड हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो विश्वसनीय नहीं होगा। तो ऐसे शोध का बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि शोध जो होती है वो विश्वसनीय यानी कि रिलायबल होना चाहिए, और उसका तर्क जो होती है वो लॉजिकल सही होना चाहिए, और एथिक पे बेस्ड होना चाहिए, उसमें कोई बायस्ड नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा समस्या है आज आज के जो शोध में कि हम इस तरह की चीजों को डाल देते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप बताओ, साइकोलॉजी कहता है अगर आप एक चीज को 5 बार सुन लोगे तो उसको ट्रस्ट करने लगते हो।
भले आप जानते हो कि सही नहीं है, तब भी आप मान लेते हो। अब अगर आप कोई ब्रांड बोलता है कि इसको लगाओ आप गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, तो माइंड पे बैठ जाता है, या ये ड्रिंक पी लो आप लंबे हो जाओगे, लंबे हो जाओगे, ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन वाकई में क्या ऐसा कुछ है जिसमें ग्रोथ हो जाएगा उससे? तब उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन विज्ञापन करते हैं। तो ये जो अगर भ्रमित भ्रमित विज्ञापन करते हैं, उनके पास अगर जवाब नहीं होता, अगर बोलते हैं कि हमने शोध किया है और इसके आधार पर यह डेटा है, तो वो विश्वसनीय नहीं होता है। और इस कारण से क्या होती है, शोध आपका जो रिसर्च होती है वो मतलब खरा नहीं उतरता। तो ये हमें ध्यान रखनी होती है। मैंने एग्जांपल इसलिए कह दिया ताकि आप समझ जाओ। इसका आधार पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होती है, हाउ इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज रिटन। तो हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पे बात किया हमने। फिर हम आगे कल करेंगे कि शोध के उद्देश्य को हम कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखते कैसे हैं, और शोध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको धन्यवाद। आप सबका दिन मंगल